जय श्री राम। आज हम एटॉमिक मॉडल में बोहस एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। या हाइड्रोजन जैसे जो एटम है, जैसे हीलियम आयन है, लिथियम आयन है, बेरिलियम आयन है, इसको हम रीड करेंगे। सिंगल आयनाइज एटम, डबल आयनाइज लिथियम एटम, ट्रिपल आयनाइज बेरियम एटम etc। मतलब ऐसे एटम जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए हम इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे और स्पेक्ट्रम फाइंड करेंगे, उसका स्पेक्ट्रम। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज Ze है। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m revolve around the nucleus, and distance between nucleus and electron center, electron is small r, या nucleus is at the center of the circular orbit. Electrons performs uniform circular motion around the nucleus। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा और न्यूक्लियस सर्कल के सेंटर पे होगा, और ये वेलोसिटी स्पीड v है, v स्पीड से मूव कर रहा है। तो अब हमें इसके लिए इसका एनर्जी फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो लेट अस कंसीडर एन एटम कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूक्लियस of charge Ze and a single electron of charge E and mass m। And next next point है, we assume that electron revolves in a circular orbit of radius small r about the positively charged nucleus। Let v is the velocity of electron in its orbit। हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और उस ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल आर है, और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है वो v है। नेक्स्ट हमें एक और एज्यूम करना है। वी एज्यूम दैट न्यूक्लियस इज इनफाइनाइटली हेवी कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। हमें ये सपोज करना है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से हेवी है, इलेक्ट्रॉन से हेवी है, मतलब कि ज़्यादा इन कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, इसका मास बहुत ज़्यादा है। हेंस न्यूक्लियस इज सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड इन द स्पेस। इसलिए हम न्यूक्लियस को फिक्स मानेंगे, स्पेस में फिक्स्ड है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और अट्रैक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड द सेंटर्स ऑफ ऑर्बिट के सेंटर की तरफ होगा। तो वो कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, F बेस EL। EL रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, 1/4πε0 Ze चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंटू E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ स्मॉल r। तो ये हो गया 1/4πε0 Ze²/r²। इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस की तरफ होगा। अब देखिए, जब हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क करता है। मतलब कि इफ़ पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन अ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। जब कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है जिसका डायरेक्शन न्यूक्लियस की तरफ होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करें F बेस CP मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, mv²/r। ये किसका डायरेक्शन क्या, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस की तरफ होगा। अब ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स से ही प्रोवाइड होगा। तो द कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स provides the necessary centripetal force
टू कीप इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट. Electron performs uniform circular motion. So for stability of electron in the circular orbit, F Coulomb attractive force equal to centripetal force. मतलब कि हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स से प्रोवाइड किया जाता है. कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है जिससे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करे. अब ऑर्बिट में रिवॉल्व करे मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऑर्बिट छोड़कर बाहर न जाए या न्यूक्लियस में न जंप करे. अब दोनों केस में फोर्स इक्वल होंगे तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा. अब यहाँ पे 1/4 पाई देखो हमने यहाँ से आर को इस साइड में ले जाएंगे तो मल्टीपल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर आर से कट जाएगा तो आर बचेगा. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे. अब देखिए हमने जो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है उसको अप्लाई करेंगे. द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एल इक्वल टू एम वी आर होता है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आर इंटू लीनियर मोमेंटम. तो या उसको हम एंगुलर मोमेंटम को कह सकते हैं, ये क्या होता है आर इंटू लीनियर मोमेंटम. आर क्या है, आर यहाँ पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल या पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है. तो एम वी आर मस्ट बी अ कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इसलिए होगा कि उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो रेडियल डायरेक्शन में होगा. किस डायरेक्शन में है, रेडियस के डायरेक्शन में. बिकॉज द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज एंटायरली इन द रेडियल डायरेक्शन, रेडियस के डायरेक्शन में. तो अप्लाइंग द क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एल, जो हमारा बोर का पॉस्टुलेट है, क्वांटाइजेशन रूल हम अप्लाई करेंगे तो एम वी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई होता है. एल इक्वल टू एम वी आर इंटू एन एच अपॉन 2 पाई. यहाँ पे एन इक्वल टू 1 2 3, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं. एच प्लैंक कांस्टेंट है हमारा, एच इज़ द प्लैंक, एच को हम प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं. एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट. अब इसको हम इक्वेशन 2 सपोज कर लेंगे. अब जो है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे. तो इक्वेशन 1 में वैल्यू था एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम वी आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइड यानी एच अपॉन 2 पाई. तो ये आ जाएगा 2 पाई जेड, ये 2 पाई ऊपर की तरफ जाएगा, 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एन एच. अब यहाँ पे देखिए यह सिक्वेंसर v बचेगा आ रहा, तो v इक्वल टू क्या है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एन एच. अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, v की वैल्यू हमें मिला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट में. तो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू v इन द इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रख करके हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ r की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब देखें एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है और एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. सो आर इक्वल टू क्या हो गया एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू वी. यहाँ पे वी की वैल्यू रखोगे तो आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू वी की वैल्यू है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एन एच आ गया. तो ये वैल्यू क्या है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, न्यूमरेटर की टर्म में मल्टीपल होगा 2 एप्सिलॉन एन से एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम जेड स्क्वायर. तो 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर. तो ये वैल्यू ऑफ रेडियस आ गया. अब अगर हम इन जनरल में बात करें तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगा. यहाँ पे देखो ये जो है रेडियस डिपेंड करता है n पे, मतलब कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिट डिफरेंट ऑर्बिट के लिए रेडियस डिफरेंट होगा. n इक्वल टू 1 के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए रेडियस डिफरेंट होगा, 2 के लिए डिफरेंट होगा, 3 के लिए डिफरेंस होगा. तो अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस
अलग अलग होता है, इसलिए इन जनरल द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किस में होगा, आर बेस एन इक्वल टू एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन पाई एम जेड ई स्क्वायर। सेम वैसे द स्पीड, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी अलग होगा, तो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होगा, वी एन इक्वल टू एच जेड ई स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन एन एच आ जाएगा। तो अब हम रेडियस फाइंड कर लिए और वेलोसिटी मिल गया हमें। अब हमें देखिए हमने रेडियस मिल गया और वेलोसिटी मिला, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होगा, ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बेस एन हो गया। तो इक्वल टू हो गया वी बेस एन की वैल्यू रखेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगा, रखेंगे एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई इंटू ई अपॉन आर बेस एन। तो ये हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बेस एन। अब यहाँ पे इक्वल टू हो गया, अब हम यहाँ पे 1 को यहाँ पे दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर इंटू 1 आर बेस एन लिख देंगे। यहाँ पे आर बेस 1/r बेस एन की वैल्यू मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की वैल्यू रखेंगे, तो आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर इंटू पाई एम जेड ई स्क्वायर अपन एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हम 1/r एन की वैल्यू निकाल के पुटअप कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गया -m जेड स्क्वायर ई पावर 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी में एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल है, पोटेंशियल नेगेटिव सिंबल होगा। नेगेटिव सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बाउंड विद द न्यूक्लियस। या अब जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी जीरो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इनफाइनाइटली डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, इसलिए जब न्यूक्लियस की तरफ आएगा ऑर्बिट में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, और निगेटिव ये बताता है कि उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। अब द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होगा, ई बेस एन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल वैल्यू रख देंगे हम, एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया -m जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट है ये भी डिपेंड कर रहा है एन पे, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, या नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहा है। तो या एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर कर सकते हैं। तो हेंस इसका मतलब यह है कि जो एनर्जी है वो भी क्वांटाइजेशन है, एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिट का डिफरेंट है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। हेंस द क्वांटाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द क्वांटाइजेशन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। मतलब कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उससे हमें ये उसकी वजह से एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब उसका अलग अलग एक फिक्स सर्टेन एनर्जी है, हर ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एनर्जी है। अब टोटल एनर्जी, इसका मतलब है द टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज निगेटिव, टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट निगेटिव है। इसका मतलब यह है दिस शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। अगर इसका एनर्जी पॉजिटिव होता तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर चला गया, मतलब न्यूक्लियस से बंधा नहीं है। अब फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z = 1 होता है, E = 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो होता है, प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम ये सारे वैल्यू को अगर हम रख देंगे तो हमें एनर्जी की वैल्यू आ जाएगा En = -21.7 इंटू 10⁻19
जूल अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -21.7 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जूल जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। सो टोटल एनर्जी En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। ये होता है टोटल एनर्जी। हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी, हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट होगा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज लिमिटेड टू द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट होता है। इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज लिमिटेड टू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। उसको अलग अलग डिस्क्रीट अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, उनका एनर्जी भी अलग अलग होता है। अब हम देखिए फॉर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है n इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसलिए E1 की वैल्यू हमारा जो आएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो -13.6 आ जाएगा। तो ये हमारा E1 की वैल्यू हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम n इक्वल टू 2 लें तो E2 की वैल्यू आ जाएगा -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो होगा -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 3 लेंगे तो E3 की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3 पुटअप करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4 लेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो E4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे कम जिसकी एनर्जी है, द लोएस्ट मोस्ट निगेटिव एनर्जी, सबसे ज़्यादा निगेटिव एनर्जी किसका है, फर्स्ट ऑर्बिट का है, n इक्वल टू 1 के लिए, तो इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। द लोएस्ट मीन्स मोस्ट नेगेटिव एनर्जी अकर्स फॉर द स्मॉलेस्ट क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 के लिए, विच करेस्पॉन्ड टू द इनर मोस्ट ऑर्बिट, जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है अंदर का, वो उसको करेस्पॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर n की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, n की वैल्यू बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी ऑफ क्वांटम स्टेट बिकम लेस निगेटिव, जो उसका टोटल एनर्जी है वो कम निगेटिव है, लेस निगेटिव होता जाएगा, मतलब उससे कम ही आएगा, लेस निगेटिव, अप्रोचिंग टू जीरो। अब n इक्वल टू 0 कब होगा, एनर्जी 0 कब होगा, जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, अब तो लोएस्ट एनर्जी लेवल E1 इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट बोलते हैं या नॉर्मल स्टेट बोलते हैं ऑफ द एटम, एंड द हायर एनर्जी लेवल E2 E3 E4 को इसका एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। अब देखिए हमने एनर्जी n इक्वल टू 1 का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, n2 के लिए E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n3 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n4 के लिए E4 इक्वल टू -0.84 है, और इनफाइनाइट के लिए 0 हो जाए। यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी जो सेपरेशन होता है वो जैसे n की वैल्यू बढ़ेगा वैसे सेपरेशन की वैल्यू जो है घटता जाता है, डिक्रीजेज एज n नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, देन सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेज। जैसे ही एनर्जी n की वैल्यू बढ़ रहा है तो एनर्जी के बीच में जो सेपरेशन है वो घट रहा है। देखिए n1 n2 के बीच में एनर्जी सेपरेशन ज़्यादा है, n2 n3 के बीच में उससे कम है, n3 और थर्ड और फोर्थ के बीच में कम है, और उसके बाद उससे कम में से उनका जो है लास्ट में जो है एनर्जी सेपरेशन और कम हो जाता है, तो कंटिन्यूस जैसा दिखता है। इसका मतलब ये है एज वी गो टू द हायर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिट, एनर्जी सेपरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, एनर्जी सेपरेशन घटता जाता है। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी विच बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा रहता है, बाहर नहीं जा पाता, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है,
आयनाइजेशन एनर्जी वो होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से निकाल करके बाहर लेके चले जाएं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकाल करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है, तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर, n इक्वल टू 1 रखोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, अब इसका ये अपना ये बाइंडिंग एनर्जी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी का इक्वल टू 0 होगा। तो जो एनर्जी ऑफ और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होता है, एनर्जी उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और अगर उतना एनर्जी हम प्रोवाइड कर देंगे तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चला जाता है ऑर्बिट से, तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है पॉजिटिव होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके बाद आता है एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड एनर्जी। मतलब कि ग्राउंड स्टेट से अगर हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है, मतलब n1 से n2 स्टेट में जाना है, E1 से E2 स्टेट में जाना है, तो जो एनर्जी हमें ज़रूरत पड़े उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे देखो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, यहाँ पे है, और यहाँ से इसको सेकेंड ऑर्बिट में ले जाना है, तो फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा। सेम वैसे फर्स्ट से अगर इधर जाएगा तो उसको भी एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।